सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जल्दी से कंफर्म कर दो एक बार, आवाज आ रही है ना सभी को? गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, तो चलिए लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। एक तो ट्रापेजियम, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल, ठीक है। तो आज की क्लास में हम स्क्वायर से शुरू करने वाले हैं। अब जो छोटी छोटी चीजें हैं वो सारी मैं आपको इसी में बता दूंगा, ठीक है। जो बाइसेक्ट आप कह रहे थे क्या होता है, वो सारा कुछ इसमें कवर होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे स्क्वायर के साथ। तो स्क्वायर क्या होता है, देखो जो स्क्वायर होता है ना, इसको और भी कुछ बोला जाता है परफेक्ट क्वाड्रिलेटरल। परफेक्ट क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। परफेक्ट क्वाड्रिलेटरल इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसकी कभी भी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती है, ठीक है। स्क्वायर की कभी भी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती है, इसलिए इसको बोला जाता है परफेक्ट क्वाड्रिलेटरल। चाहे स्क्वायर बड़ा हो चाहे छोटा हो, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज हमेशा सेम रहेंगी, ठीक है। तो ये होता है जी स्क्वायर। इसे बोला जाता है जी स्क्वायर, ठीक है। इसकी चारों साइड्स इक्वल होती है। इसकी अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या रहेगी हमारे पास कि ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या रहेगी कि जो इसके डायगोनल होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है। इसके डायगोनल हमेशा क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। D1 और ये D2 है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको कि D1 इज इक्वल टू D2। डायगोनल दोनों क्या रहेंगे? इसके इक्वल रहेंगे। फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी जो हमारे काम आ सकती है वो है D1 इज परपेंडिकुलर टू D2। परपेंडिकुलर का मीनिंग समझ लो क्या होता है। परपेंडिकुलर बोला जाता है 90 डिग्री के एंगल को, ठीक है। 90 डिग्री के एंगल को, जैसे मान लो मेरा हेड ऐसे मैंने रखा हुआ है और ये बेस है, ठीक है। सीधा फ्लैट बेस है एक, और इस पे अगर मैं मार्कर को बिल्कुल इसके साथ 90 डिग्री का अगर एंगल बना दूं, ठीक है, तो जो सेकंड ऑब्जेक्ट एंगल बना रहा है, जैसे ये मार्कर जो एंगल बना रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर, ठीक है। जो 90 डिग्री का एंगल बनाए उसे बोला जाता है परपेंडिकुलर। मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि दिस मार्कर इज परपेंडिकुलर टू माय हैंड, ठीक है। मेरे हैंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, या फिर मैं क्या कह सकता हूं कि दिस मार्कर इज परपेंडिकुलर टू माय हैंड। समझ गए ना? ऐसे D1 इज परपेंडिकुलर टू D2। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे भी जो मीटिंग पॉइंट हो रहा है ना, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? हमेशा ही 90 डिग्री का, ठीक है। D1 इज परपेंडिकुलर टू D2। ठीक हो गया सभी का? ठीक है। नेक्स्ट 5वें नंबर पे क्या प्रॉपर्टी बनती है इसकी कि D1 बाइसेक्ट D2, और ये वाइस वर्सा भी रहेगा साथ में। मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर ना, और एक दूसरे को ही बाइसेक्ट करते हैं। अब ये बाइसेक्ट क्या होता है इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं हम, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरसेक्ट की। दो चीजें होती है, एक तो होता है इंटरसेक्ट करना और एक होता है बाइसेक्ट करना, ठीक है। एक होता है इंटरसेक्ट करना और एक होता है जी बाइसेक्ट करना, ठीक है। तो इंटरसेक्ट करना क्या होता है? जैसे मान लो एक लाइन ड्रॉ करी मैंने, ठीक है। एक लाइन मैंने ड्रॉ करी और उसके बाद क्या किया? उसको कहीं से भी कट कर दिया। एक लाइन ड्रॉ करी और उसको कहीं से भी कट कर दिया, ठीक है। तो कहीं से भी काटने को बोला जाता है इंटरसेक्ट करना। जब आप बिना कैलकुलेट करे कहीं से भी अगर रैंडमली कट कर देते हो तो उसे बोला जाता है जी इंटरसेक्ट करना। समझ गए ना बात को? इंटरसेक्ट का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ऐसे बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है? डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। बाइसेक्ट का मीनिंग होता है कि किसी चीज को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, ठीक है। बाई मतलब टू, ठीक है। तो कि दो इक्वल पार्ट्स में जब हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो उसे बोला जाता है बाइसेक्ट करना। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि D1 बाइसेक्ट्स D2। इसका मतलब क्या होगा कि जो D1 है वो D2 को क्या करता है जी? बाइसेक्ट करता है। मतलब टू इक्वल पार्ट्स में जहां पे भी इंटरसेक्ट हो रहे हैं ये बराबर बराबर बचता है,
ठीक है, जहां पे भी ये कट हो रहे हैं, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे हर एक डायगोनल क्या हो जाता है, आधा आधा हो जाता है। समझ गए ना बात को? ठीक है, जो इसकी बेसिक चीजें थी आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी अब। ठीक है, स्क्वायर में प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एक तो चारों साइड्स इक्वल होती हैं, हर एक एंगल 90 डिग्री का होगा इसमें, उसके अलावा D1 बराबर होता है D2 के, D1 परपेंडिकुलर होता है D2 के, और D1 जो है वो बाइसेक्ट करता है D2। ठीक है, तो ये इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें हमने क्या देखना है, एक तो हमने देखना है इसमें पेरीमीटर, और एक हमने देखना है इसमें एरिया। ठीक है, तो पेरीमीटर बोला जाता है जी, पेरीमीटर की अगर हम बात करें तो पेरीमीटर बोला जाता है बाउंड्री को, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया हुआ है। ठीक है, तो बाउंड्री क्या होगी इसकी, पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, चारों साइड्स क्या है, इक्वल है। तो अगर चारों साइड्स इक्वल है तो ऐसे रहेगा, चारों को ए मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर चारों साइड्स इक्वल है तो पेरीमीटर क्या होगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, मतलब 4 टाइम्स ए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा पेरीमीटर, 4 टाइम्स ए। ठीक है, सिमिलरली इसका जो एरिया होगा, एरिया इसका होगा हमारे पास जी ए स्क्वायर। एरिया कितना आ जाएगा इसका, ए स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद अगर हम डायगोनल की बात करें तो डायगोनल इसका रहता है जी, देखो ये डायगोनल मुझे निकालना है, मैं बाकी मिटा रहा हूं सारा। इस डायगोनल की वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, इस डी की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो यहाँ पे भी देखो पाइथागोरस थ्योरम बन रही है कि नहीं, ये यहाँ पे भी क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे, तो ये डी स्क्वायर की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फिर डी की वैल्यू क्या रहेगी, रूट ऑफ 2a स्क्वायर, या फिर रूट 2a, यही रहेगी ना हमारे पास। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, रूट 2a स्क्वायर, डी स्क्वायर किसके बराबर होगा, जो हाइपोटेन्यूज होता है ये किसके बराबर होता है, बेस के स्क्वायर से प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2a स्क्वायर। ठीक है, और डी की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 जो है वो रूट के अंदर ही रहेगा, और ए स्क्वायर का ए बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा मेरे पास डायगोनल, रूट 2a, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ए का मतलब क्या है, साइड, ए इज अ वैल्यू ऑफ साइड। ठीक है, सिमिलरली अगर आपसे साइड की वैल्यू पूछ ले, यानी कि ए की वैल्यू पूछ ले, तो वो क्या होगा, डायगोनल अपॉन रूट 2। ये रूट 2 नीचे आ जाएगा, इसके ए उधर ही रहेगा, रूट 2 नीचे आ जाएगा डायगोनल के, तो साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी अपॉन रूट 2। ठीक है, साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी अपॉन रूट 2। ऐसे ही देखो, अगर आपसे मैं एरिया निकालूं, पूछूं इन टर्म्स ऑफ डायगोनल, तो एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। एरिया क्या होता है जी, साइड का स्क्वायर होता है। तो साइड का स्क्वायर कह लो, या फिर डायगोनल का, डायगोनल अपॉन 2 का स्क्वायर कह लो, बात तो एक ही है, क्योंकि साइड जो ए है जी किसके बराबर है, इस चीज के बराबर है। तो मैं ए की जगह पे अगर इसको पुट करता हूं तो ये बनेगा डी अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर, या फिर इसका आंसर क्या रहेगा, हाफ इंटू डी स्क्वायर। डी की पावर 2 का डी स्क्वायर बनेगा, और जो रूट 2 है इसका क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, तो ये चीजें रहेंगी हमारे पास स्क्वायर में। परफेक्ट क्वाड्रिलेटरल है, कुछ भी चेंज होता नहीं है इसमें, तो इतना कुछ इसमें बन जाता है। ठीक है, पढ़ने को तो आई होप आपको बेसिक सारा समझ आ गया होगा इसका। हाँ जी, क्लियर हो गया, ये स्क्वायर का बेसिक पता चल गया। लास्ट स्टेप देखो बच्चे, देखो मैंने कहा कि अगर मुझे फिर से एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होता है जी, साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, साइड की वैल्यू कितनी है हमारे पास, डी अपॉन रूट 2। तो मैंने क्या किया, साइड ए की जगह पे डी अपॉन रूट 2 फिल कर दिया, तो ए स्क्वायर करना था ना, तो मैं इसकी जगह पे क्या करूंगा, डी अपॉन रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो डी का स्क्वायर क्या बनेगा, डी स्क्वायर, और रूट 2 का स्क्वायर क्या बनेगा, 2 बन जाएगा। तो 1/2 इंटू डी स्क्वायर विल बी द आंसर। ठीक है, ओके देन चलिए, अब नेक्स्ट देखिए, इसको नोट कर लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो। नोट्स वगैरह देखो अपने साथ साथ बनाते रहना। नोट्स वगैरह हमेशा अपने साथ साथ ही बनाना, उसको मतलब स्किप मत करना। ठीक है, डायगोनल गुरप्रीत, डायगोनल हमने निकाला है पाइथागोरस थ्योरम से।
ये रहा, ये डायगोनल मतलब हाइपोटेन्यूज हो गया, ये साइड होगी, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो कैसे निकालते हैं हाइपोटेन्यूज? अपना बेस स्क्वायर प्लस डायगोनल स्क्वायर और उसका अंडर रूट। ये देखो ये चीज यहां से निकला डायगोनल। ओके जी, चलो नेक्स्ट देखो। अब देखो लास्ट लास्ट में ना मैंने एक चीज नहीं बताई थी आपको, वो मैं अभी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि अभी परफेक्ट टाइम है उसको बताने का। कि देखो जी, हो सकता है कि क्वेश्चन एग्जाम में आपसे एरिया या पेरीमीटर ना पूछे, ठीक है, लेकिन अगर एरिया और पेरीमीटर वो नहीं पूछ रहा है तो उसकी जगह पे क्या क्या चीजें आ सकती हैं, उसको क्या क्या चीजें और रिप्लेस कर सकती हैं वो देख लो। जैसे एक चीज आती है हमारे पास फेंसिंग, वर्ड के बारे में सबने सुना होगा है ना। फेंसिंग का मतलब क्या होता है? फेंसिंग का मतलब क्या होता है? किसी बाउंड्री को कवर करना, है ना। फेंसिंग का मतलब क्या होता है? बाउंड्री को कवर करना। जैसे आपने भी कभी किसी प्लॉट पे देखा होगा या किसी पार्क वगैरह पे देखा होगा कि बार्ड वायर की फेंसिंग करी होती है या फिर वॉल्स की फेंसिंग करी होती है, बाउंड्री को कवर करा होता है एक तरह से, ठीक है। तो क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है आपसे? कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पूछ लेगा आपसे, ठीक है, किसी पार्क या प्लॉट की कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पूछ लेता है वो, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालने के लिए, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालने के लिए आपको पेरीमीटर का पता होना जरूरी है, आपको बाउंड्री का पता होना जरूरी है कि उसकी लेंथ कितनी है। अगर वो पता होगी तभी क्या निकाल पाओगे आप? फेंसिंग की कॉस्ट, ठीक है। तो डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि जब भी बात फेंसिंग की होगी तो उस केस में हम क्या करेंगे? पेरीमीटर निकालेंगे, क्योंकि पेरीमीटर पता होगा तभी तो क्या निकलेगी? कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, ठीक है। पेरीमीटर ही नहीं पता होगा तो फेंसिंग कैसे निकलेगी, है ना। ऐसे ही देखो दूसरे नंबर पे एक चीज और आती है, ग्रेवलिंग। ग्रेवल करना किसी चीज को, जड़ना किसी चीज को, है ना। जैसे ग्रेवलिंग स्टोन्स हो गए, ग्रेवलिंग ग्रास, है ना, घास उगाना। तो ग्रेवलिंग वर्ड जहां भी यूज होगा वो वर्ड एसोसिएटेड होता है विद एरिया, ठीक है। आपसे पूछ लेगा फाइंड कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग। तो ग्रेवलिंग की कॉस्ट वो जब भी आपसे पूछेगा उस केस में आपने क्या फाइंड आउट करना है जी? एरिया फाइंड आउट करना है हमेशा, ठीक है। ये देखो पेरीमीटर और एरिया की जगह पे ऑल्टरनेटली वो क्या वर्ड यूज कर सकता है मैं वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। एक स्टेप आपको ज्यादा दे देगा करने के लिए और आपको फेंसिंग और ग्रेवलिंग दोनों में से कोई एक वर्ड पूछ लेगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। अगर आपको फेंसिंग करने के लिए बोले तो पेरीमीटर निकालना है और पेरीमीटर निकाल के क्या करोगे? कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कैसे निकालते हैं? पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट गिवन। जो भी आपको कॉस्ट गिवन होगी कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग है 20 रुपीज पर मीटर, 10 रुपीज पर मीटर, 15 रुपीज पर मीटर, ठीक है। ऐसे ही अगर कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग निकालनी है तो कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग कैसे निकलती है? एरिया मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट गिवन। जो भी आपको कॉस्ट गिवन होगा कि ग्रेवलिंग का कॉस्ट कितना है, 30 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, 40 रुपीज पर मीटर स्क्वायर एटसेट्रा, ठीक है जी। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास जी। हाँ जी बिल्कुल, कारपेटिंग भी एरिया के साथ ही एसोसिएटेड है। मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता देता हूँ, सारे सुनना ध्यान से, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है नविता ने, आप सबको पता होना चाहिए। देखो एरिया क्या चीज होती है जी? एरिया होता है ये वाली चीज, ठीक है ना। तो इस एरिया पे आप जो भी काम करते हो ना, चाहे वो कारपेटिंग का हो गया, चाहे वो ग्रेवलिंग का हो गया, चाहे कोई भी काम कर रहे हो, अगर आपको कोई कहे कि रूम में पत्थर लगाना है तो पत्थर कहाँ लगाओगे? एरिया में लगाओगे ना। टाइल्स वगैरह कहाँ लगाओगे? एरिया में लगाओगे, है ना। तो ये वाली जो भी चीजें हैं ये आपने कॉमन सेंस का यूज करना थोड़ा सा। जो चीजें एरिया पे लग सकती हैं, जो चीजें जमीन पे लग सकती हैं, वो सबके सब क्या होती है हमारे पास? ग्रेवलिंग के अंडर आती हैं, यानी कि वो एरिया के साथ एसोसिएटेड होती है, ठीक है। और जो काम पेरीमीटर के साथ होगा, पेरीमीटर के साथ तो लगभग फेंसिंग ही होती है हमेशा, ठीक है ना। पेरीमीटर के साथ तो सिर्फ फेंसिंग ही होती है ज्यादातर। तो जो काम पेरीमीटर के साथ होगा वो पेरीमीटर के साथ ही एसोसिएटेड होगा, समझ गए ना बात को। तो कारपेटिंग के ऊपर भी बच्चे क्वेश्चन आता है। कारपेटिंग का क्वेश्चन मैंने आपको असाइनमेंट में सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं, ठीक है। कारपेटिंग का भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, शायद क्वेश्चन नंबर 4 या 5 होगा। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट देखिए अब क्वेश्चंस के ऊपर करते हैं थोड़ा सा।
अब क्वेश्चंस पे चलते हैं, मैं इसको सारे को मिटा रहा हूं, ठीक है। एक स्क्वायर के क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं अब। देखो जो असाइनमेंट के क्वेश्चंस के डाउट है ना, वो आपके मैं कल लूंगा क्लास में, आज नहीं, क्योंकि आज मैंने इतना कराया नहीं ना आपको। आज मैं थोड़ा सा और करवा दूंगा मेंसुरेशन, और कल मैं आपके क्लास में डाउट लूंगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले इसका क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। देखो इसके जो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ ये होते हैं कि आपको ये कह देगा कि किसी स्क्वायर के दो स्क्वायर्स हैं, उनके डायगोनल्स का रेशियो गिवन होगा आपको। कुछ मान लो 2:3, कोई दो स्क्वायर हैं और उनके डायगोनल्स का रेशियो 2:3, तो बताओ उनके एरियाज का रेशियो क्या रहा होगा। आपसे क्या पूछ लेगा, उनके एरिया का रेशियो क्या रहा होगा, ठीक है। डायगोनल का रेशियो गिवन है और आपसे क्या पूछा हुआ है कि बताओ एरिया का रेशियो क्या रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है, देखो बिना पेन चलाए सीधा आंसर आ सकता है हमारे पास। देखना क्या आपने, देखो साइड और पेरीमीटर, साइड और पेरीमीटर जो होता है ना, इसके जो यूनिट होते हैं वो चेक करो एक बार। उसके यूनिट क्या होंगे, सेंटीमीटर होंगे, मीटर होंगे, फीट फुट फीट होंगे, कुछ ऐसे होगा, यही होगा कि नहीं, यही इसके यूनिट होते हैं। ऐसे अगर हम बात करें एरिया की, तो एरिया के यूनिट क्या होते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, है ना, फुट स्क्वायर, इस तरीके से चलता है, ठीक है। ऐसी एक और चीज आती है, मैं आपको ना आगे के लिए भी थोड़ा सा एडवांस में बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक चीज होती है हमारे पास वॉल्यूम, वॉल्यूम के यूनिट होते हैं सेंटीमीटर क्यूब, या फिर मीटर क्यूब होगा, या फिर फीट क्यूब, जो भी होगा, फुट फीट क्यूब होगा, ठीक है। तो ये चीज रहती है, देखो तीन चीजें होती है हमारे पास, पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम, ठीक है। साइड और पेरीमीटर के यूनिट यही होंगे, सेंटीमीटर, मीटर, फीट, और एरिया के होंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, फुट स्क्वायर, और वॉल्यूम के क्या होंगे, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब एंड फुट क्यूब। तो आपने क्या करना है, अगर आपको पेरीमीटर गिवन है और आपसे अगर एरिया पूछ लिया, ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा आपका, पेरीमीटर से एरिया तक जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए इन नंबर्स का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, ठीक है। तो कैसे करोगे आप, 4 और यहाँ पे क्या आएगा 9, डायरेक्ट आपका आंसर होगा। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कहीं भी आपने फॉर्मूलाज में पुट नहीं करना है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल देखो, मान लो अगर आपको मैं ये कह दूं कि मेरे पास एक क्यूब है, अब ये 3D स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। फॉर्मूला मैंने आपको कोई नहीं बताया अभी तक, 3D स्ट्रक्चर होती है ये, और इसकी जो साइड्स का रेशियो है, साइड 1 रेशियो साइड 2, मतलब दो अलग अलग क्यूब है और उनकी साइड का रेशियो है 3:4। आपसे पूछे कि बताओ इनकी वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, मुझे आंसर बताना क्या रहेगा, इनकी वॉल्यूम्स का रेशियो क्या होगा, फटाफट बता दो जरा एक बार। वेरी गुड, बिल्कुल सही। आपने क्या करना है, आपसे अगर वॉल्यूम पूछा है तो आपने क्यूब यूनिट लेके आना है, यूनिट पे क्या रखना है आपने, क्यूब रखना है। तो क्यूब कैसे आएगा, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, क्लियर है ना। तो आंसर क्या रहेगा, 27:64। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अगर आपसे एरिया पूछे तो आप स्क्वायर करोगे, अगर आपसे वॉल्यूम पूछे तो क्यूब करोगे। ऐसे इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं कि मान लो अगर आपको ये कह दे कि दो मेरे पास स्क्वायर हैं, स्क्वायर 1 और स्क्वायर 2, ठीक है, और इनके एरिया का रेशियो गिवन है आपको, ठीक है। एरिया का रेशियो कुछ गिवन है 16:25, तो बताओ इनके डायगोनल्स का रेशियो क्या होगा, ठीक है। एरिया का रेशियो गिवन है और आपसे पूछा गया है कि बताओ इनके डायगोनल्स का रेशियो क्या होगा। तो उस केस में हमारा आंसर क्या रहेगा कि भाई एरिया मतलब ऑलरेडी स्क्वायर है, ऑलरेडी क्या है, ये स्क्वायर चल रहा है, तो मुझे डायगोनल पे मतलब पावर 1 लेके आनी है। तो स्क्वायर से पावर 1 लेके आने के लिए क्या करोगे, रूट करोगे। तो सिंपली आपने क्या करना है, रूट करना है। तो आंसर आएगा 4:5। आंसर क्या जाएगा, 4:5। सिमिलरली अगर आपने वॉल्यूम से साइड तक आना है, डायगोनल तक आना है, तो फिर आप क्या करोगे, क्यूब रूट करोगे, ठीक है। क्यूब रूट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ गया ना सभी को। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं।
एक तो आपको पता चल गया इन सारे क्वेश्चंस का कि इन सभी क्वेश्चंस को किस प्रकार से करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो इसमें काफी ज्यादा पूछा जाता है स्क्वायर में, वो इस तरीके से होता है कि फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर, फाइंड रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर टू दी अनदर स्क्वायर मेड बाय इट्स डायगोनल। अब देखो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको असाइनमेंट में दिए हुए हैं, ठीक है। मेंसुरेशन के लगभग हर एक टाइप आपको मिल जाएगी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो टाइप आपको मिल जाएगी आपके असाइनमेंट में, ठीक है। सिर्फ पीसीएस के लिए नहीं, पंजाब का अगर आप कोई भी एग्जाम देते हो तो वो उसी से ही कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फाइंड रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर टू द अनदर स्क्वायर मेड बाय इट्स डायगोनल, ठीक है। फाइंड रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर टू द अनदर स्क्वायर मेड बाय इट्स डायगोनल। इसका मीनिंग क्या होता है समझो थोड़ा सा, कि ये है जी एक स्क्वायर है, ठीक है। कह रहा है कि इसका एरिया का रेशियो और इसके डायगोनल से एक और स्क्वायर बना है। अब इसके डायगोनल से स्क्वायर तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। इस तरीके से इसके डायगोनल से एक और स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो आपको बोला गया है कि इसका रेशियो, इस स्क्वायर का रेशियो और इसके डायगोनल से जो स्क्वायर बना है उसका एरिया का रेशियो में क्या रेशियो रहा होगा, ठीक है। उसके एरिया में क्या रेशियो रहा होगा, मतलब दिस एरिया स्क्वायर 1 और स्क्वायर 2 में बताओ क्या रेशियो रहा होगा। तो रेशियो कैसे निकालेंगे हम, देखो सिंपल है बिल्कुल। हमें पता है कि देखो अगर मैं मान लो इसकी साइड को ए मान के चलता हूं, अगर मैं इसकी साइड को ए मान के चलता हूं तो इसका डायगोनल कितना हो जाएगा, √2a। इसका डायगोनल कितना हो जाएगा, √2a, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं एरिया निकालूं तो पहले वाले स्क्वायर का एरिया क्या रहेगा, ए का स्क्वायर, ठीक है। और दूसरे वाले डायगोनल का एरिया क्या रहेगा, देखो दूसरे वाला जो स्क्वायर होगा उसकी जो साइड है वो तो √2a के बराबर है कि नहीं, क्योंकि डायगोनल तो वो पहले स्क्वायर का है, दूसरे स्क्वायर के लिए तो वो साइड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसकी साइड क्या है, √2a। तो इसका मुझे क्या करना है, स्क्वायर करना है एरिया निकालने के लिए। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर रेशियो 2a स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, आंसर क्या रहेगा 1:2। आंसर क्या रहेगा यहाँ पे 1:2 रहेगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ये काफी मतलब मशहूर क्वेश्चन है स्क्वायर में, ठीक है। स्क्वायर में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास 1:2। अब 1:2 का मतलब क्या होता है, एरिया का रेशियो अगर 1:2 है, इसका मीनिंग क्या होता है जी, कि जो पहला स्क्वायर है, पहले स्क्वायर का जो एरिया है वो दूसरे स्क्वायर के एरिया से क्या है, आधा है, या फिर जो रिजल्टेंट स्क्वायर बना, जो दूसरा बड़े वाला स्क्वायर बना है उसका एरिया पहले वाले से क्या है, डबल है। पहले दूसरा एरिया जो है वो पहले वाले से क्या है, डबल है, ठीक है। समझिए बात को, मैंने क्या किया है, इस स्क्वायर को a मान लिया तो इसका डायगोनल क्या हो गया, √2a, जो कि दूसरे स्क्वायर के लिए उसकी साइड है। तो एरिया का रेशियो पूछा हुआ है, तो पहले स्क्वायर का एरिया क्या होगा, साइड का स्क्वायर तो a स्क्वायर, दूसरे स्क्वायर का एरिया क्या होगा, इसकी साइड क्या होगी, √2a, तो इसका स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, a स्क्वायर, ये बन जाएगा √2 का स्क्वायर 2 होता है और a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, आंसर क्या रहेगा 1:2, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब एक क्वेश्चन आप करो, एक क्वेश्चन लिखो फटाफट। जल्दी से एक क्वेश्चन करिए। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 96 सेंटीमीटर। Perimeter of a square field is 96 centimeter. Find
फाइंड कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग, फाइंड कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग, फाइंड कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग another square, find cost of graveling another square made by its diagonal, find cost of graveling another square made by its diagonal at the rate 15 rupees per meter square, at the rate 15 rupees per meter square, find cost of graveling another square। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग आपसे पूछा गया है एट द रेट 15 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग क्या है? 15 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो जल्दी से आंसर निकालिए इस क्वेश्चन का। आई एम एक्सपेक्टिंग कि सभी के सभी अपना आप सही आंसर दो और सारे के सारे आंसर दो। ठीक है, जल्दी से आंसर निकालिए, क्या आंसर रहेगा आप सबका? सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं, जो कि दिक्कत वाली बात है। इस तरीके से है ना? तो आपको पहले क्या गिवन है कि जो स्क्वायर है उसका पेरीमीटर 96 है, तो साइड कितनी रही होगी? 24। ये आ गया हमारे पास, साइड कितनी रही होगी? 24। अगर इसकी साइड 24 है, अगर इसकी साइड 24 है तो इसका एरिया क्या रहा होगा? 24 का स्क्वायर, यानी कि 576। ये समझ रहे हो ना आप सारे? बड़ा सिंपल सिंपल सी चीजें बता रहा हूं आपको कि अगर पेरीमीटर 96 है, पेरीमीटर क्या होता है? 4a, तो 4a अगर 96 है तो a की वैल्यू 24 रही होगी। ठीक है, a की वैल्यू अगर 24 है तो छोटे वाले स्क्वायर का एरिया क्या होगा? a स्क्वायर, यानी कि 24 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 576। ठीक है, अब हमें पता है कि ये जो दूसरा स्क्वायर बना होगा उसका एरिया पहले वाले स्क्वायर का क्या होगा? डबल होगा, क्योंकि 1:2 में है तो क्या होगा? डबल होगा। तो मैंने डबल कर दिया, तो न्यू एरिया कितना बनेगा? सेकंड स्क्वायर का एरिया क्या बनेगा? 2 × 576 विच इज इक्वल टू 1152। ये बनेगा ना 1152 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, आपसे एरिया तो पूछा ही नहीं हुआ। जिन्होंने आंसर दिया हुआ है कि 1152, वो आंसर गलत है उनका। आपसे एरिया नहीं पूछा हुआ, आपसे पूछा कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग। तो कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग कैसे निकलती है कि जो भी कॉस्ट आपको गिवन होगी मल्टीप्लाई बाय एरिया, जो भी कॉस्ट आपको गिवन होगी मल्टीप्लाई बाय एरिया। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर निकल आएगा। जैसे 15 × 2 होता है 33 कैरी, 75 3 78 7 कैरी, और 15 × 11 कर लेते हैं सीधा ही। 15 × 11 होता है 165 + 7 172। तो आंसर रहेगा हमारे पास 17280। आंसर क्या रहेगा? 17280। नहीं, कन्वर्ट नहीं करना बेटा किसी ने भी। ये जो यूनिट्स होते हैं उनको कन्वर्ट नहीं करना है। अच्छा, मैंने गलती से बोल दिया होगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर ही चल रहा है। ठीक है, ये जो कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग है ये भी 15 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर ही है। जो कॉस्ट है ना उसको भी सेंटीमीटर स्क्वायर ही कर लो, कोई इशू नहीं है। उसको भी सेंटीमीटर स्क्वायर ही कर लो, यूनिट सेम ही रहते हैं इसमें, यूनिट नहीं अलग अलग होंगे। ठीक है, स्क्वायर डबल क्यों किया बच्चे? आप खुद सोचो क्यों किया। अभी बताया था ना आपको कि भाई इसका जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा और इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा? हमेशा ही डबल होगा, 1:2 में होगा। बताया हुआ आपको 1:2 में होगा। तो अगर 1576 है तो 2 कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 2 तो करोगे कि नहीं? डबल होगा। ठीक है जी, तो आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा ये वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप सबने देना है। ठीक है, लिखो जरा, फाइंड कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फाइंड कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर प्लॉट
फाइंड कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर प्लॉट एट द रेट 20 रुपीज पर मीटर, एट द रेट 20 रुपीज पर मीटर. Find cost of fencing a square plot at the rate 20 rupees per meter if area of another square made by its diagonal, if area of another square made by its diagonal, if area of another square made by its diagonal is 648 मीटर स्क्वायर. हाँ, तो पहले भी मैंने मीटर ही दिया था, अब भी मैंने मीटर ही दिया है. ठीक है, तो जल्दी से अब इसका आंसर बता दो. इसका आंसर क्या रहेगा? शाबाश, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, क्या रहेगा? कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालनी है. ठीक है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालनी है सभी ने. शालू बंसल को छोड़ के, उपेंद्र को छोड़ के बाकी सबका गलत आंसर है अभी तक. हाँ, तरनजीत बिल्कुल सही है, शाबाश. चलिए, अब सबका आंसर आने लग चुका है. वेरी गुड. देखो, कोशिश करो कि सारे के सारे आंसर दो. ठीक है, अमोल बहुत ज्यादा आंसर आ गया आपका. ग्रेवलिंग नहीं निकालनी है अमोल जी, जब पिछले वाले का आंसर दे रहे हो अभी. तो चलिए देखो करना कैसे है. आपको अब ये गिवन है, तो आपको ये जो एरिया गिवन है 648, वो ये वाला गिवन है. अब बड़े वाले स्क्वायर का एरिया है ना, बड़े वाले स्क्वायर का एरिया कितना है? 648 है. अब आप खुद सोचो कि अगर बड़े वाले स्क्वायर का एरिया 648 है तो छोटे वाले का क्या होगा? 324 है. छोटे वाले का एरिया क्या होगा? 324 होगा, क्योंकि डबल होता है ये वाला. तो अगर ये डबल है तो ये आधा होगा, तो 324 आ गया. तो हमारे पास छोटे वाले स्क्वायर का एरिया कितना आ गया? 324. तो यहां से मैंने साइड निकाल ली. ए की वैल्यू कितनी आएगी? रूट करेंगे, विच इज इक्वल टू 18. ठीक है, अब आपको पूछा क्या हुआ है? आपसे पूछा हुआ है कि बताओ कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या रही होगी. आपसे पूछा हुआ है कि बताओ कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या रही होगी. ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग किस तरीके से निकालते हैं हम, कि जो भी आपको कॉस्ट गिवन है वो मल्टीप्लाई बाय पेरीमीटर. मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? पेरीमीटर से. और पेरीमीटर कितना होता है जी? 4a होता है. मतलब 18 इंटू 4 करोगे, कितना आ जाएगा? 72. ठीक है, तो यहाँ पे 72 से आपने मल्टीप्लाई करना है. आंसर आपका रहेगा 1440 रुपीज. आंसर आपका क्या रहेगा? 1440 रुपीज. ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर हो गया ना सभी को? इसके रिगार्डिंग कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब आपको. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट हमारे पास फिगर आएगी रोम्बस. ठीक है, नेक्स्ट हम करने वाले हैं रोम्बस. ठीक है, तो रोम्बस के भी 2-3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो वो भी हम करेंगे. रोम्बस वैसे आसान होती है, ज्यादा मुश्किल नहीं होती है. ठीक है, ये तो कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम देखेंगे इसमें. तो रोम्बस होती क्या है? कुछ इस तरीके से होती है जी रोम्बस. इसे कहा जाता है जी रोम्बस. ठीक है, बिल्कुल स्क्वायर के जैसी ही होती है ये, बस इसमें डिफरेंस क्या होता है कि जो स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर सीधा होता है, 90 डिग्री के एंगल होता है. इसमें बस वो 90 डिग्री के एंगल नहीं होते, बाकी ये सारी स्क्वायर जैसी होती है. मतलब सारी साइड्स इसको इसकी भी इक्वल होंगी. ऑल साइड्स आर इक्वल. ठीक है, उसके बाद इसके जो डायगोनल होते हैं, ये आपने भी ऑब्जर्व करा होगा
कि कोई भी डायगोनल इसका सेम नहीं होगा, दोनों डायगोनल इसके क्या होंगे, अलग अलग होंगे। एक डायगोनल देखो थोड़ा बड़ा हो गया और एक छोटा हो गया, ठीक है। तो इसमें जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है वो d1 इज नॉट इक्वल टू d2, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। थर्ड इसका क्या होगा कि d1 बाइसेक्ट्स d2, ये बिल्कुल सही रहेगा कि जहां पे भी ये इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट ही करेंगे, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हमेशा, ठीक है। तो चौथी प्रॉपर्टी है कि d1 इज परपेंडिकुलर टू d2, ये भी रहेगा, हमेशा 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे यहां पे भी जो मिलेंगे, ठीक है। तो देखो इसकी ये सारी प्रॉपर्टीज के साथ इसका क्वेश्चन बनता है, याद रखियो, इसका जो क्वेश्चन बनेगा वो ये सारी प्रॉपर्टीज को कवर करेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि रोम्बस क्या होता है, स्क्वायर को टेढ़ा करके रोम्बस बनता है, साइड्स इसकी सारी इक्वल होती हैं, साइड्स इसकी सारी इक्वल होती हैं, ठीक है, लेकिन इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो अनइक्वल हो जाते हैं, बाइसेक्ट हमेशा करते रहेंगे d1 d2 को, और होते भी ये परपेंडिकुलर हैं, ठीक है जी। अब इसका जो पेरीमीटर होगा वो तो रहेगा 4a, लेकिन इसका एरिया चेंज हो जाता है, ठीक है, एरिया इसका चेंज हो जाता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2 हो जाता है इसका एरिया, ठीक है, एरिया हो जाता है इसका हाफ इंटू d1 इंटू d2। कोई मुझे बता सकता है कि क्या इसका एरिया a स्क्वायर हो सकता है? जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए कि क्या इसका एरिया a स्क्वायर हो सकता है? अच्छा, जो नो कह रहे हैं वो रीजन दो, जो जेस कर रहे हैं वो भी रीजन दो, नो वाले भी रीजन दो, यस वाले भी रीजन दो कि क्यों नहीं हो सकता है या फिर क्यों हो सकता है। हाँ तो चलिए ठीक है, बहुत सारे रीजन मिल चुके हैं, लगभग सारे रीजन आपके सही हैं, पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। पॉसिबल क्यों नहीं होगा ये भी समझ लो कि देखो ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए, है ना, ए भी साइड है और ये भी साइड है, मतलब एक साइड ये वाली और एक साइड ये वाली, ठीक है। तो दो एक साथ साइडों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है, जो एक पास पास वाली साइड्स होती हैं उनको मल्टीप्लाई करके, एडजेसेंट साइड्स को मल्टीप्लाई करके एरिया कब आता है, जब उनकी साइड्स में 90 डिग्री के एंगल हो। एडजेसेंट साइड को मल्टीप्लाई करके जब भी एरिया निकालना हो वो तब निकलता है जब उनमें कितने डिग्री का एंगल हो, 90 डिग्री का, याद रखना। जैसे रेक्टेंगल का एरिया था, देखा होगा आपने, रेक्टेंगल का एरिया देख लिया था आपने, स्क्वायर का एरिया देख लिया था, स्क्वायर का एरिया a इंटू ए था, इसका l इंटू बी था। दोनों साइड्स को, एडजेसेंट साइड्स को हमने मल्टीप्लाई कब किया, जब उनमें 90 डिग्री का एंगल था। एरिया तब निकलता है जब 90 डिग्री का एंगल हो उनमें, ठीक है। और यहाँ पे तो 90 डिग्री का एंगल नहीं है, ठीक है, जहां पे 90 डिग्री का एंगल नहीं है तो इस केस में ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन ये वाला फॉर्मूला लग सकता है, डायगोनल्स वाला फॉर्मूला लग सकता है। ये फॉर्मूला भी देखो मैंने स्क्वायर से ही निकाला है, जैसे स्क्वायर के एरिया का एक और फॉर्मूला था, आपको याद हो तो, हाफ इंटू डी स्क्वायर, है ना। अब इसमें डी स्क्वायर कब आया था, क्योंकि दोनों डायगोनल इक्वल थे, तो दोनों डायगोनल जब इक्वल होंगे तो डी इंटू डी क्या बनेगा, डी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। दोनों डायगोनल जब इक्वल होंगे तो डी इंटू डी क्या बनेगा, डी स्क्वायर बन जाएगा, समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये जो डी स्क्वायर है इसका क्या बनेगा, डी इंटू d1 इंटू d2, क्योंकि यहाँ पे दोनों डायगोनल क्या है, अलग अलग है, तो आंसर क्या रहेगा, हाफ इंटू d1 इंटू d2, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू d1 इंटू d2, तो ये रहेगा इसका एरिया, ठीक है। बाकी आप सबको इतना कुछ पता है, बहुत खुशी हुई मुझे जान के। if rhombus inscribed in a circle maybe it becomes square, हाँ बिल्कुल, देखो वो रोम्बस होती नहीं है, वो रोम्बस होगी ही नहीं, ठीक है,
रोम्बस जो है वो कभी भी मतलब आपको इंस्क्राइब कर नहीं सकते ना सर्कल में। ये करके देखो एक बार, चलो करने की कोशिश करते हैं। ये आपका एक और डाउट निकाल देता हूं बाहर इसका। मतलब जैसे मर्जी बना के देखो आप, मतलब ऐसे इस तरीके से, वैसे वैसे तो बनेगी नहीं। इसके अंदर या तो रेक्टेंगल बनेगी या फिर स्क्वायर बनेगा। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं इनको। वैसे तो बनेगी ही नहीं, ठीक है, करके देख लो, बनेगी ही नहीं आपके पास। बिल्कुल डायगोनल इक्वल नहीं है ना, डायगोनल इक्वल होना जरूरी है क्योंकि इसका तो रेडियस सेम ही रहेगा, इसका रेडियस डायमीटर थोड़ी चेंज हो सकता है। हाँ बस, वेरी गुड। चलिए, ये इसके अंदर जो होते हैं इनको बोला जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, और वो कभी भी मतलब कि ना ही वो पैलोग्राम बनेगा ना ही वो रोम्बस बनेगी कभी भी। रेक्टेंगल और स्क्वायर बन सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए, इसमें क्वेश्चंस देखेंगे कि किस किस तरीके से आते हैं। अब इसका देखो एक सबसे बेसिक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि साइड ऑफ अ रोम्बस is 8 centimeter and height is 5 centimeter. Find area of rhombus. आपसे क्या पूछ लेगा? फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है इसका ये। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से करना है ये भी देखो एक बार। ये देखो जी, आपको क्या गिवन है? साइड, और आपको साथ में क्या गिवन है? हाइट। लेकिन जो एरिया होता है वो क्या होता है? हाफ इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, तो डायगोनल तो यहां से निकलेंगे नहीं। मतलब अब आपको गिवन क्या क्या है ये देखो, कि मैं एक ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे फिगर। ये मान लो मेरे पास एक रोम्बस है। ठीक है, आपको ये चीज गिवन है, ये आपको हाइट गिवन है 5 सेंटीमीटर और एक साइड गिवन है 8 सेंटीमीटर। और साइड तो हमें पता है कि सारी सेम होती है। ठीक है, अब क्या होता है कि कई स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे ना पाइथागोरस थ्योरम लगाने की कोशिश करते हैं। मैं जानता हूं, देखो ये आपके पास 5 है, ये आपके पास 8 है, लेकिन जो थर्ड वैल्यू निकल के आएगी वो ये वाली होगी। ठीक है, और आपको इस वैल्यू का कोई यूज नहीं है। आपको क्या चाहिए होता है? डायगोनल चाहिए होते हैं। जहां तो आपको डायगोनल चाहिए, जहां फिर एक तरीका और होता है कि ये देखो, ये जो हमने हाइट ड्रॉ करी है, अगर सेम हाइट में यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, सेम हाइट अगर मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, सेम हाइट अगर मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, तो ये वाला एरिया होता है ना, ये वाला एरिया, ये हमेशा किसके बराबर होगा? इस एरिया से। ये दोनों एरियाज क्या रहेंगे? हमेशा ही इक्वल रहेंगे। अब ये इक्वल क्यों रहेंगे? क्योंकि देखो ये वाली साइड भी सेम है, सेम है, ये वाला हाइट भी सेम है। तो अगर दो साइड सेम है तो तीसरी साइड भी क्या रहेगी? सेम ही रहेगी। तीसरी साइड भी क्या रहेगी? सेम रहेगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एंगल भी तो सेम है, एक एंगल ये देखो, एक एंगल ये देखो, और दो एंगल ये देखो। तो जब भी दो साइड, दो एंगल हमारे सेम होते हैं, तो वो जो ट्राइंगल्स बनती हैं वो बनती है कॉन्ग्रेंट। ठीक है, वो ट्राइंगल्स क्या बनती है? कॉन्ग्रेंट। अगर आपने 9th क्लास में देखा हो तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, सिमिलर ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, है ना, पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, SAS ASA, इस तरीके से कि दो साइड और एक एंगल जब भी किसी ट्राइंगल का इक्वल होता है तो वो सिमिलर ट्राइंगल बन जाती है। ऐसे यहाँ पे ये कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल बनी है। मतलब ये एरिया किसके बराबर होगा? इस एरिया के। यानी कि अगर मैं ये वाले एरिया को हटा के यहां से, इस वाले एरिया को हटा के यहाँ पे अगर मैं इस यहाँ पे लिख दूं और ये वाला एरिया पूरा फाइंड आउट कर लूं, तो वो रोम्बस का एरिया ही गिना जाएगा। मतलब ये वाला एरिया भी क्या होगा? रोम्बस का एरिया ही होगा। अब यहाँ पे देखो 90 डिग्री का हमारा एंगल बन जाएगा। तो जब 90 डिग्री का एंगल बनता है तो एडजेसेंट साइड्स को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाता है? एरिया आ जाता है। तो मैं ये भी कह सकता हूं, कि जो हमारे पास एरिया होता है रोम्बस का, वो क्या होता है जी? साइड इंटू हाइट, साइड इंटू हाइट। अब ये सेम चीज, जो सेम चीज है ना,
ये जो मैंने अभी आपको बताई है, ये सेम चीज इंप्लीमेंट होती है पैरेललोग्राम में भी, लेकिन वहां पे मैंने इतना डीपली आपको नहीं करवाया था क्योंकि पैरेललोग्राम भी इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन रोम्बस के क्वेश्चन आ जाते हैं इसलिए मैंने आपको बता दिया ये कैसे हुआ है। ठीक है, ऐसे ही एक फॉर्मूला और लिख लो, इसके साथ ही आगे लिख लेना कि एरिया क्या होता है, साइड इंटू हाइट। कई बार कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन डाल देता है, तो आंसर इसका बड़ा आसान है, 8 इंटू 5 करो 40 आंसर, 8 इंटू 5 करेंगे तो आंसर क्या रहेगा इसका, 40 रहेगा। ठीक है, बिल्कुल। रोम्बस इज ए पैलोग्राम, रोम्बस भी एक पैलोग्राम के तरह ही, पैलोग्राम ही होता है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। लिखो जरा एक क्वेश्चन, लिखो जरा एक, साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, सॉरी, साइड ऑफ ए रोम्बस इज 34 सेंटीमीटर। साइड गिवन है आपको 34 सेंटीमीटर, साइड ऑफ ए रोम्बस इज 34 सेंटीमीटर एंड वन डायगोनल इज इक्वल टू, and one diagonal is equal to 32 centimeters, and one diagonal is equal to 32 centimeters, and one diagonal is equal to 32 centimeters. Find area of rhombus, find area of rhombus। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन को करिए, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, मैं तब तक आता हूं। अभी तक सिर्फ 10 आंसर्स आए हैं, क्या बात है, अभी तक बस 10 ही आंसर आए हैं।
नो आइडिया, चलो गेट आइडिया। ये रोम्बस है हमारे पास, ठीक है। अब इसकी एक साइड 34 दे रखी है, तो हर जगह 34 होगा। और एक डायगोनल दे रखा है इसका 32, ठीक है। तो मान लो ये वाला डायगोनल है 32। अब हमें पता है कि अगर आपसे एरिया पूछा हुआ है तो एरिया क्या होगा, हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो हाफ इंटू D1 गिवन है 32 और D2 मुझे निकालना है ना। तो सिंपली हमें एरिया नहीं निकालना, हमें दूसरा डायगोनल निकालना है। और वो दूसरा डायगोनल कैसे निकलेगा, ध्यान से समझना, थोड़ी प्रॉपर्टीज काम आएंगी अब। कि देखो जी, अगर ये पूरा डायगोनल 32 है तो ये यहां तक कितना होगा, ये वाला डायगोनल यहां तक कितना होगा, ये 16 होगा कि नहीं। यहां तक कितना होगा, ये 16। यहां तक समझ आ गया। अब उसके बाद देखो, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो ये क्या बनती है हमारे पास, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है। क्योंकि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा हमेशा ही, ठीक है। और ये बाइसेक्ट करेंगे हमेशा ही। तो ये ट्राइंगल जो बनी है इसमें आपको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है, ये बेस की वैल्यू गिवन है। आपने क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। अगर परपेंडिकुलर निकाल लेते हो तो ये क्या निकल जाएगा आपके पास, ये चीज क्या निकल आएगी हमारे पास, आधा डायगोनल, और उसको डबल करके पूरा डायगोनल आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, इस दूसरे डायगोनल की वैल्यू क्या आएगी, रूट ऑफ 34 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर, रूट ऑफ 34 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर। समझ गए ना बात को। तो अगर आप इस तरीके से करना चाहो इस तरीके से कर लो, अदरवाइज ट्रिपलेट का यूज कर सकते हो। जैसे एक ट्रिपलेट मैंने आपको बताया हुआ है 8, 15 और 17। क्योंकि डायगोनल यहाँ पे 34 है, 17 का मल्टीपल है, तो 17 वाला चूज किया मैंने। गुना 2 करा ना यहाँ पे, और यहाँ भी गुना 2 करोगे तो 16 आ जाएगा। ये देखो 16 आ गया यहाँ पे, तो ये वाला क्या होगा, तीसरा डायगोनल यहाँ पे 30 हो जाएगा। तो ये ट्रिपलेट यूज हो जाएगा यहाँ पे। समझ गए ना बात को। तो मतलब अगर ये वाली वैल्यू 30 है तो पूरा डायगोनल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा जी। तो आंसर कितना रहेगा हमारे पास, 960 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जो भी है। अदरवाइज अगर इसका यूज करते हो तो तब भी निकल जाएगा आपके पास कि दूसरा डायगोनल कितना आएगा, ये 1156 होता है माइनस 256, तो ये 900 बनेगा। इसका रूट करोगे तो ये 30 आ जाएगा। चीज वही रहेगी, समझ गए ना बात को, चीज वही रहेगी, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। बस आपने क्या करना है कि ये जो डायगोनल है ना, दूसरा डायगोनल निकालना है बाय यूजिंग ट्रिपलेट और पाइथागोरस थ्योरम। नहीं 480 नहीं होगा, 9 नहीं बेटा, ये 30 आया है ना, तो 30 पूरा डायगोनल थोड़ी आधा डायगोनल है, पूरा डायगोनल तो 60 होगा ना। तो पूरा डायगोनल जब 60 होगा तो 60 लिखोगे ना यहाँ पे, इसलिए 480 नहीं आएगा। मैं समझ गया 480 कैसे है आपका, हो जाती है ऐसी गलतियां, मोस्टली हो जाती हैं, बट थोड़ा ध्यान से करोगे तो नहीं होगी। चलो ठीक है, तो ये आपको रोम्बस का भी पता चल गया होगा। अब ऐसे क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में 2 या 3 मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में 2 या 3 देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। क्वाड्रिलेटरल हमारे यहाँ पे खत्म हो चुके हैं सारे के सारे। स्क्वायर कर लिया, रोम्बस कर लिया, रेक्टेंगल कर लिया, पैरेललोग्राम कर लिया, ट्रेपेजियम कर लिया, ठीक है। और क्वेश्चंस भी कर लिए लगभग उनके, ठीक है। 15-16 क्वेश्चन तो अभी हमने क्लास में कर ही लिए हैं। असाइनमेंट में लगभग सारे क्वेश्चन आपको क्वाड्रिलेटरल को ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। स्क्वायर, उसके सर्कल के और ट्राइंगल के बड़े कम क्वेश्चन हैं। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब नेक्स्ट चलते हैं। चलिए सर्कल की बात करते हैं जी। सर्कल की बात करते हैं, सर्कल क्या होता है।
इसको बोला जाता है जी सर्कल। स्टार्ट हमेशा ये किसी ओरिजिन से होता है, मतलब इसका कोई ओरिजिन पॉइंट होता है जो इसके बिल्कुल सेंटर में होता है जी, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो डिस्टेंस होता है इसको बोला जाता है रेडियस, आर फॉर रेडियस, ठीक है। ये जो सर्कल होता है इसको बोला, इसका जो सेंटर होता है उसको बोला जाता है ओरिजिन, और सेंटर से लेके सरफेस तक की जो एक डिस्टेंस होता है उसको क्या बोला जाता है जी, रेडियस बोला जाता है। माय फेवरेट फिगर, चलो कोई बात नहीं, अगर आपकी ये फेवरेट फिगर है तो इसके बारे में मैं आपको एक अच्छी सी इंफॉर्मेशन दूंगा एंड में, ठीक है। बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन है, इसको सर्कल को पूरा पढ़ेंगे A to Z। तो चलिए देखो, पहले तो इसकी टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए आपको कि टर्म्स कौन कौन सी होती है इनमें। जैसे सबसे पहली टर्म होती है रेडियस, ठीक है। रेडियस क्या होता है हमारे पास जी, डिस्टेंस या फिर डिफरेंस, डिस्टेंस ही लगा लो, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन टू सरफेस, ये आ गया हमारे पास रेडियस, आर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, सरफेस टू सरफेस डिस्टेंस विच passes through ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है, देखो ये जो सेंटर वाला पॉइंट है ना, इसको बोला जाता है ओरिजिन, ठीक है। तो सरफेस एस क्या होगा, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस डिस्टेंस विच पासिस थ्रू ओरिजिन इज कॉल्ड डायमीटर। और डायमीटर क्या होता है, 2r। डायमीटर क्या होता है जी, 2r, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे इसमें क्या आएगा हमारे पास, कोड। कोड क्या होती है जी, सरफेस टू सरफेस होती है, सरफेस टू सरफेस डिस्टेंस ही बोला जाता है इसको भी, विच डज नॉट passes through origin, which doesn't passes through origin, ठीक है। ये तीन चीजें आपको पता होना चाहिए। कोड क्या होती है, ये देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको पता चल गया। ये होता है डायमीटर, क्योंकि ओरिजिन से निकला है तो इसको क्या बोलोगे आप, डायमीटर बोलोगे। इसको बोला जाता है कोड, क्योंकि ये ओरिजिन से नहीं निकली है लेकिन सरफेस टू सरफेस टच हो रही है, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाएगा, कोड, ठीक है। नेक्स्ट टर्म इसमें आएगी हमारे पास आर्क, ठीक है। आर्क क्या चीज होती है, आर्क होती है पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस, जो सरकमफ्रेंस का कुछ पार्ट होता है उसको बोला जाता है जी आर्क। सरकमफ्रेंस के कुछ पार्ट को क्या बोला जाता है, आर्क बोला जाता है। अब सरकमफ्रेंस क्या होता है जी, सरकमफ्रेंस होता है पेरीमीटर। सर्कल के पेरीमीटर को क्या बोला जाता है, सरकमफ्रेंस बोला जाता है। जैसे ये देखो, ये जो मैंने एक सर्कल ड्रॉ करा है, ये जो मैंने एक सर्कल ड्रॉ करा है, इसका जो पेरीमीटर है, इसकी जो बाउंड्री है, इसको हम क्या बोलेंगे, सरकमफ्रेंस बोलेंगे, ठीक है। पूरे को बोलेंगे सरकमफ्रेंस। लेकिन अगर आपको ये कहूं कि मुझे यहां से लेके यहां तक चूज करना है, मतलब ये वाला हिस्सा चाहिए, ठीक है, तो इसको अब मैं सरकमफ्रेंस नहीं बोलूंगा क्योंकि ये पूरा नहीं है। तो ये जो कुछ पार्ट है सरकमफ्रेंस का, इसको बोला जाता है आर्क, इसको बोला जाता है जी आर्क, ठीक है। और लास्ट में एक और टर्म आती है इसमें, सेक्टर। जैसे चंडीगढ़ इज डिवाइडेड इनटू वेरियस सेक्टर्स, है ना। सेक्टर क्या होता है, कोई एक बड़ा एरिया होगा, कुछ एरिया होगा, एरिया को अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो वो जो पार्ट्स बनेंगे उन पार्ट्स को क्या बोला जाएगा, सेक्टर्स, ठीक है। तो सेक्टर क्या होता है हमारे पास, पार्ट ऑफ एरिया, पार्ट ऑफ एरिया, ठीक है। जैसे यहीं पे ही देख लो, जैसे आर्क आपको पता चल चुका है, यहां पे देख लेते हैं। अगर मैं आपको ये कहूं कि मुझे ये वाला एरिया चाहिए, मुझे पूरा एरिया नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए, तो इस पार्ट को मैं पूरे सर्कल का एरिया तो नहीं बोल सकता ना, एरिया एरिया का कुछ पार्ट कह सकता हूं। तो एरिया का जो कुछ पार्ट होता है इसको हम क्या बोलेंगे जी, सेक्टर बोलेंगे,
इसको हम क्या बोलेंगे, सेक्टर बोलेंगे। ठीक है जी। तो जो इसके टर्म्स हैं, टर्म्स आप सबको क्लियर होगी होंगी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है किसी को? कोई चीज ना समझ आई हो प्लीज पूछ लो। हाँ जी, क्लियर हो गया सभी को? जाग रहे हो सारे? सो तो नहीं गए कहीं? कौन सी चीज आपको समझ नहीं आई है प्लीज एक बार बता दो मुझे। अगर किसी का कोई डाउट है तो बता दो। देखो, हर एक चीज आपको रेडियस के रिलेटेड ही मिलेगी, हर एक चीज रेडियस ही होती है। कोड क्या होता है? कोड ये चीज होती है, देखो कि मैं किसी एक सरफेस से लेकर दूसरे सरफेस तक कोई लाइन ड्रॉ करूं, लेकिन वो ओरिजिन से ना निकले, ऐसे कोई भी लाइन कहीं से भी। ये देखो, ये भी एक क्या होता है, ये भी कोड है, ये सारी कोड्स हैं। सरफेस टू सरफेस एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, ठीक है। आर्क क्या होती है? आर्च नहीं बेटा, आर्क, ARC। तो आर्क क्या होती है कि ये जो पूरा का पूरा सरकमफ्रेंस है, ये जो पूरा का पूरा पेरीमीटर है, उसको तो बोला जाता है सरकमफ्रेंस। लेकिन अगर मुझे कुछ पार्ट चाहिए, जैसे ये देखो बड़े सर्कल से समझो, अगर मान लो मुझे ये वाला हिस्सा चाहिए, ये वाला हिस्सा, ठीक है, तो मैं इसको सरकमफ्रेंस तो नहीं बोल सकता, पेरीमीटर भी नहीं बोल सकता। ये जो कुछ पार्ट है हमारे पास पेरीमीटर का, सरकमफ्रेंस का, इसको मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे? आर्क। ठीक है, इसको मैं क्या बोलूंगा जी? आर्क बोलूंगा। समझ गए ना बात को? हाँ बिल्कुल, डायमीटर इज डी लार्जेस्ट कोड, लार्जेस्ट ही होती है कोड, क्योंकि सेंटर से निकलता है वो, बाकी सारी उससे कम ही रहेंगी। ठीक है, तो चलिए अब देखो, सर्कल की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो क्या होती है, वो समझने का अब टाइम आ चुका है। ठीक है, उसके बारे में आपको मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे दूंगा, थोड़ी बहुत काम आ सकती है आपके। PCS का पेपर दे रहे हो, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं उसके। ठीक है, अब देखो, अगर हम सर्कल की बात करें, तो सर्कल को बनाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज का यूज होता है, और इसे बोला जाता है पाई। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? पाई। ये इसका सिंबल होता है। आपने वैल्यूज वगैरह पढ़ी होंगी, ये 22.7 होती है, 3.14 होता है। एंगल्स में भी इसको लिखा जाता है 180 डिग्री, है ना। आपने काफी वैल्यूज पढ़ी होंगी पाई की। लेकिन पाई के बारे में मैं कुछ और आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में पाई होता क्या है, पाई चीज क्या है। ठीक है, क्योंकि देखो, सर्कल ऐसा तो नहीं है कि अभी, ऐसा तो नहीं है ना कि 200-300 साल ही हुए इसको आए हुए। सर्कल को बने हुए कम से कम मेरे ख्याल से मान के चलो, ये मतलब 3,000, 4,000, 5,000 साल पहले की बात है। जब टायर की, जब मतलब कि जो टायर समझते हो ना, टायर की जब मान लो इन्वेंशन हुई थी, उस टाइम का है ये सर्कल। क्योंकि कोई भी चीज है, कोई भी चीज अगर आपने घुमा के आगे लेके जानी है, तो वो क्या होनी चाहिए? सर्कल होनी चाहिए, और एकदम परफेक्ट सर्कल होना चाहिए, है ना। व्हील, व्हील बिल्कुल सही है, व्हील की इन्वेंशन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो वो परफेक्ट सर्कल होना चाहिए तभी बनेगा। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना दो तो वो चल नहीं पाएगा ना। ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे पहले यूज किया गया था इसको। जब भी एक सामान एक जगह पे से दूसरी जगह सामान लेके जाना था, तो इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। आप खुद सोचो, जो भी आपने व्हीकल रखा हुआ है, अगर मान लो ये सर्कल ना होता, अगर ये सर्कल होता ही ना, तो कोई भी गाड़ी एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि टायर के बिना उसको चलाना इम्पॉसिबल है। कोई भी जो व्हीकल है वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है ना। तो जो सर्कल है, सर्कल की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे पास, कि सर्कल को अगर आपने बनाना है ना, तो आपको पाई की जरूरत जरूर पड़ेगी। सर्कल को बनाने के लिए पाई की जरूरत जरूर पड़ेगी। जिसने भी सर्कल की इन्वेंशन करी थी, उसने पाई की इन्वेंशन भी साथ के साथ ही कर दी थी। हो सकता है नाम अलग रखा हो, ठीक है। और पाई क्या होता है, पाई का मीनिंग क्या होता है? ये क्या होता है एक किस्म से, इट इज अ रेशियो ऑफ circumference टू दी diameter ऑफ अ सर्कल, ये होती है जी पाई।
ये होती है पाई। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज पाई, तो आप क्या बोलोगे कि पाई क्या है? रेशो है सरकमफ्रेंस टू द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। किसी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस और उसका जो रेडियस हो, सॉरी उसका जो डायमीटर होगा, उसका रेशो क्या होगा? हमेशा ही उसका रेशो क्या होगा? हमेशा ही पाई के बराबर होगा। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता दूं कि पाई की जो वैल्यू होती है, इसको कभी भी आप एक्यूरेटली नहीं निकाल सकते हो। पाई की वैल्यू कभी भी एक्यूरेसी के साथ नहीं निकलती है, क्योंकि पाई एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, पाई क्या होता है कि इरेशनल नंबर, इसकी वैल्यू को नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, ये जो 22/7 है, 3.14 है, ये पाई की सारी वैल्यूज हैं अप्रोक्सीमेशन में। इवन आपका कैलकुलेटर भी गलत वैल्यू फाइंड आउट करता है। आपका जो कैलकुलेटर है ना, आपके पास कैलकुलेटर होगा, मोबाइल तो होगा ही कम से कम। अगर आप मोबाइल से भी करोगे ना 22/7, तो आपकी वैल्यू कुछ और ही आएगी। आप करके देखो, एक बार मोबाइल निकाल के करके देखो, एक्चुअल वैल्यू इसकी ये होती है और ये चलती रहती है। लेकिन अगर आप कैलकुलेटर से 22/7 करोगे, तो कभी भी ये वैल्यू नहीं आएगी आपकी, हमेशा अलग वैल्यू आएगी आपकी। ये वाली वैल्यू कभी भी नहीं आएगी। 5 डिजिट तक मैंने लिखी है, और 5 डिजिट तक भी ये वैल्यू नहीं आती है। 3.142 समथिंग हो जाता है। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 22/7 भी क्या है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं है ये, है ना। यह बन गया 1428 ऐसे बन गया, अप्रोक्सीमेट कर गया ना वो इस चीज को, तो वो काम नहीं करना, अप्रोक्सीमेट नहीं करना। ये जो 22/7 है, ये भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही है। पाई की वैल्यू को कभी कोई निकाल ही नहीं पाया। इवन सुपर कंप्यूटर से भी हमने फाइंड आउट करने की कोशिश करी, पॉइंट के बाद बिलियन टाइम्स ट्रिलियन टाइम्स तक कैलकुलेशन होगी, लेकिन इसकी वैल्यू निकली नहीं। क्योंकि वैल्यूज को कब हम मानते हैं कि वैल्यूज ये कंप्लीट है? जब वो रिपीट होनी शुरू हो जाए। जब नंबर्स रिपीट होने शुरू हो जाते हैं, मतलब जैसे ये चीज है, अगर मान लो इसके आगे फिर से ऐसे आ जाता है ना 14159, तो मैं कहता कि इसकी यही वैल्यू है। ठीक है, अगर रिपीट होना शुरू हो जाता तो। लेकिन ये क्या होता है? रिपीट होता ही नहीं है कभी भी। बिलियन टाइम्स ट्रिलियन टाइम्स से कभी रिपीट ही नहीं होता। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी सही है। इरेशनल का नंबर मतलब यही होता है कि जो कभी डिवाइड ही ना हो प्रॉपर। तो पाई ये वाला नंबर होता है। समझ आ गया ना? बाकी थोड़ा सा अगर जीके की बात करें, तो अगर आप ये वाला नंबर याद रख लो, तो आपको जीके के कुछ क्वेश्चन याद हो जाएंगे। जैसे पाई डे, ये होता है पाई डे 4th ऑफ मार्च, 3.14 यानी कि 14th ऑफ मार्च। 14th मार्च को पाई डे मनाया जाता है। एक स्पेसिफिक टाइम होता है पाई डे का 1.59 PM, 1:59 PM पे सेलिब्रेट किया जाता है पाई डे को। ठीक है, जैसे आप अपना बर्थडे को करते हो ना, नाउ इट्स 22 जुलाई, ये कंफर्म कर लेना एक बार। लेकिन पहले ये पाई डे इसी डेट को ही मनाया जाता था, और इस पर्टिकुलर टाइम पे 1.59 PM पे। जैसे आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हो 12 बजे रात को, वैसे ही ये वाला टाइम है। ठीक है, पाई इतने बजे पैदा हुआ था, यहां से निकाला हुआ है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो पाई इज ए नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। क्वेश्चन अगर मान लो इस तरीके से आ जाए कि कई बार क्या होता है कि आपको डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन पूछ लेता है वो। ठीक है, और डेटा सफिशिएंसी में कई बार आपसे पाई के बारे में बोल देगा कि पाई इज ए टर्मिनेटिंग नंबर, पाई इज ए रैशनल नंबर, पाई इज इरेशनल नंबर। तो पाई क्या होता है कि इरेशनल नंबर होता है जिसकी वैल्यू हम कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। समझ गए ना बात को? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। ये डेफिनेशन जरूर लिख लेना, क्योंकि इसी से आगे फॉर्मूले बन जाएंगे हमारे। अब ये डेफिनेशन देखो क्या कहती है कि पाई इज अ रेशो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू द डायमीटर ऑफ सर्कल। मतलब ये चीज बनेगा कि पाई किसके बराबर होगा? सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाय डायमीटर, है ना, यही है ना। इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो कि पाई इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ओवर 2r, या फिर सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr। फॉर्मूला भी प्रूव हो जाता है। ये 2r उधर चला जाएगा तो 2πr हो जाएगा सर्कमफ्रेंस। तो यहीं से फॉर्मूला भी हमारा प्रूव हो जाता है कि जो सर्कमफ्रेंस होता है वो क्या होता है जी? 2πr। जो सर्कमफ्रेंस होता है वो क्या होता है? 2πr सर्कल का। ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूं यहां पे। जो सर्कमफ्रेंस होता है वो होता है जी 2πr। ये फॉर्मूले लगभग आपको पता ही होंगे। जहां कहीं भी सर्कल हो
वहां हमेशा पाई का जिक्र हो ही जाएगा, पाई तो आएगा ही आएगा। सिमिलरली जो एरिया होता है वो होगा पाई आर स्क्वायर, वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। इसके अलावा अगर आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए बोले तो उसका फॉर्मूला होता है थीटा ओवर 360 इंटू 2 पाई आर। देखो थीटा अपॉन 360 लिखना, बस आपने आर्क इज ए पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लिख दिया। ऐसे अगर आपसे एरिया ऑफ सेक्टर पूछ ले, एरिया ऑफ सेक्टर अगर पूछ ले तो वो होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सेक्टर इज ए पार्ट ऑफ एरिया, तो फॉर्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर वाला। ठीक है, तो इसके 4 फॉर्मूले होते हैं, फटाफट नोट कर लो इनको। सेक्टर इज ए पार्ट ऑफ एरिया, देखो मैं आपकी नॉलेज को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं ना कर सकता, आपने 22 जुलाई बोला है तो मैं 22 जुलाई को ही मान लूंगा, हो सकता है चेंज हो गया हो, बट पहले 14 मार्च को ही होता था, क्योंकि आइंस्टाइन का मेरे ख्याल से बर्थ एनिवर्सरी भी शायद 14 मार्च को ही होती है ना। एल्बर्ट आइंस्टाइन के शायद बर्थ एनिवर्सरी होगी शायद, है ना, एक बार वो भी कुछ ऐसा सीन होता है कुछ पाई डे मनाने के लिए। चलो छोड़ो, जीके नहीं पढ़ रहे, हम मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ पे फोकस करो अब। नोट कर लिया सभी ने, चलिए अब क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चंस में देखो जो सिंपल क्वेश्चन है वो तो आप कर ही लोगे, इसमें ज्यादा मुश्किल वाली बात तो है नहीं कोई भी। ठीक है, जो मेन क्वेश्चन है मैं आपको सीधा आर्क और सेक्टर वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्योंकि आप में से कई बच्चे पूछ रहे हैं कि आर्क क्या होती है और सेक्टर क्या होता है, तो अगर आपको ये चीज का नहीं पता है तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चंस करने में भी आपको प्रॉब्लम ही होने वाली है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। असाइनमेंट है सभी के पास, एक बार मुझे बताना है जरा, असाइनमेंट है सभी के पास अभी? तो चलो ठीक है, फिर असाइनमेंट निकाल लेते हैं, असाइनमेंट से कर लेते हैं इन क्वेश्चंस को। ठीक है, बाकी जिनके पास नहीं है ना मैं बोल भी देता हूँ एक बार, वैसे तो होनी चाहिए सभी के पास, कल ही भेजी थी मैंने, आपके लगभग 60 मैसेजेस आ गए थे मुझे व्हाट्सएप पे कि असाइनमेंट दे दो, असाइनमेंट दे दो। तो असाइनमेंट में जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 देखो क्या लिखा हुआ है कि इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 मीटर एन आर्क इज सबटेंडेड एंगल ऑफ 72 डिग्री एट द सेंटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। हाँ ग्रुप में है, ग्रुप में इस तरीके से बोला उसने कि ये रेडियस 21 है और एक आर्क बनती है जो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 72 डिग्री का एट द सेंटर। तो सेंटर में 72 डिग्री का एंगल ऐसे बनेगा, ये 72 डिग्री का एंगल हो गया। तो आपसे पूछा गया है कि इस आर्क की लेंथ क्या है, आपसे पूछा गया है कि बताओ इस आर्क की लेंथ क्या रही होगी। ठीक है, तो करना क्या है, लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है, जब भी आर्क की बात करें तो थीटा ओवर 360 इंटू 2 पाई आर, क्योंकि सरकमफ्रेंस का पार्ट है इसीलिए 2 पाई आर होगा। और थीटा क्या है, थीटा इज ए एंगल सबटेंडेड बाय एन आर। ठीक है, और यहाँ पे कोई ना कोई एंगल हमेशा रहेगा, तो कितना आएगा 72 ओवर 360 इंटू 2 पाई, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21। ठीक है, तो 72 इंटू 5 से कैंसिल हो जाएगा, 7 इंटू 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बना 44 इंटू 3 132 और 132 डिवाइड बाय 5 विच इज इक्वल टू 26.4। तो लेंथ ऑफ आर कितनी रहेगी 26.4। इस तरीके से मतलब क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। अगर सेक्टर होता तो 2 पाई आर की जगह पे क्या होना था, पाई आर स्क्वायर होना था। ठीक है, 2 पाई आर की जगह पे क्या होना था, पाई आर स्क्वायर। तो चलिए अब फटाफट ऐसा करो, 36 क्वेश्चन का आंसर बता दो मुझे क्या होगा, 36 क्वेश्चन का मुझे आंसर बता दो
बाकी बच्चे असाइनमेंट आपको ग्रुप में मिल जाएगी, ग्रुप पे एक बार देखो जाके। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर दीजिए, क्या रहेगा? सभी निकालो यार आंसर, 8-9 आंसर क्यों निकाल रहे हो? जितने स्टूडेंट हो सारे के सारे आंसर निकालो एक बार, अपना अपना खुद करो, टाइप ही तो करना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? द रेडियस है 12 मीटर, द एंगल मेड बाय सेक्टर एट द सेंटर इज 42 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो आएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, यही रहेगा ना? ठीक है, तो 7 इंटू 2 हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये 60 से कैंसिल हो जाएगा, 12 गुना 5 हो जाएगा, तो 22 गुना 12 हो जाएगा 264, डिवाइड बाय 5 करोगे तो 52.8 डिग्री, 52.8 डिग्री, ये इस क्वेश्चन का रहेगा आंसर। ठीक है, चलिए गुड, काफी लोगों ने आंसर दे दिया। चलो ऐसा करो, इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का भी आंसर दो, इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का भी आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 37 का फटाफट आंसर दे दो, क्या रहेगा? द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर फॉर्म्ड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ सेक्टर, the area of sector of radius 5 centimeter formed by an arc of length 8 centimeter is। अब की बार आपको क्या गिवन है? आर्क गिवन है, एट सेंटीमीटर, और रेडियस गिवन है आपको 5 सेंटीमीटर। चलिए देखो, इसको करने का एक लेंथी मेथड भी होता है कि आप आर्क वाले फॉर्मूले में इस तरीके से पहले थीटा की वैल्यू निकाल लो इंटू 2 पाई आर। ठीक है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकल आएगी, फिर इस थीटा की वैल्यू को आप पुट करो सेक्टर वाले फॉर्मूले में। ठीक है, तो इतनी मेहनत नहीं करनी किसी ने भी, आपको मैं एक रिलेशन बता रहा हूं सेक्टर और आर्क में। ठीक है, जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है ना, एरिया ऑफ सेक्टर, वो हमेशा क्या होता है? आर्क डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। सिंपल, जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है वो क्या होता है? आर्क डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। तो जहां पे आपने सर्कल के फॉर्मूलाज वगैरह को लिखा है, वहां पे एक चीज और लिख लो, आर्क अपॉन 2 इंटू रेडियस क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर। क्योंकि अगर ये चीज आपको पता होगी ना, तो क्वेश्चंस को तो लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, सीधा आंसर है ना। 8 × 40/2 20 आंसर। हाँ जी, क्लियर हो गया सभी का? कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए, एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं अब हम असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 39। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 39, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। पहले आप करो एक बार, फिर मैं आपको इसका तरीका बताता हूं करने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39।
असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 39, जल्दी से आंसर बताइए क्या रहेगा। ट्राई करो एक बार करने की। वन 148, 168, तो चलिए देखिए क्या बोला हुआ उसने 39th क्वेश्चन में कि 4 horses are tethered at a corners of a square plot of side 28 meter of 28 meters so that they just cannot reach one another. The ungrazed area is, ungrazed का मीनिंग पता है ना क्या होता है, ungrazed का मीनिंग होता है रिमेनिंग पार्ट, ठीक है, ungrazed का मीनिंग क्या होता है, रिमेनिंग, ठीक है। तो ऐसे बोल दिया आपको कि आपके पास एक स्क्वायर प्लॉट है जिसकी एक साइड 28 है ना। तो 4 हॉर्सेस को इस तरीके से बांधा है कि वो जस्ट एक दूसरे के बिल्कुल पास से गुजर रहे हैं ना, दे जस्ट कैन नॉट रीच वन अनदर, तो बिल्कुल पास से गुजर रहे हैं, नेग्लिजिबल सा डिस्टेंस है। तो अगर जो हॉर्स यहाँ पे बंधा होगा वो तो ऐसे जाएगा ना, बिल्कुल इसी तरीके से जाएगा, क्योंकि ऐसे घूमता रहेगा वो इसी जगह पे, इस तरीके से ऐसे घूमता रहेगा वो, ठीक है। सिमिलरली जो यहाँ पे हॉर्स बंधा होगा वो प्लॉट के अंदर कैसे जाएगा, इस तरीके से, है ना। जो यहाँ पे हॉर्स होगा वो इस तरीके से जाएगा, ठीक है, और जो यहाँ पे हॉर्स होगा वो इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक हमारे पास इमेज बन जाएगी, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास एक इमेज बन जाएगी। और आपसे पूछा गया अनग्रेज्ड एरिया, मतलब ये वाला एरिया पूछा गया आपसे कि इस एरिया की वैल्यू क्या रही होगी, ठीक है। अगर मैं हॉर्स की बात करूं, जो हॉर्स यहाँ बंधा होता है वो ऐसे पूरा सर्कल बनाएगा, इस तरीके से, इस तरीके से पूरा सर्कल बनाएगा। ये वाला हॉर्स ये वाला पूरा सर्कल बनाएगा इस तरीके से, ठीक है। सिमिलरली ये वाला हॉर्स भी ऐसे सर्कल बनाएगा, ठीक है। तो आपसे 4 सर्कल आपके गिवन है और बीच वाला उनका अनग्रेज्ड एरिया आपसे पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। हैंड रेज बाद में कर लेना, पहले क्वेश्चन समझो कि 4 हॉर्सेस को कोनों पे बांधा हुआ है, तो प्लॉट के अंदर तो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन अगर मान लो बाहर भी होते तो ये पूरे ऐसे घूमते रहते, ठीक है। आपने कभी देखा होगा जानवर को ऐसे घूमता रहता है वो पूरे उसमें, ठीक है, इसको बेस ओरिजिन मान के। तो आपसे पूछा क्या हुआ है, अनग्रेज्ड एरिया क्या होता है, ठीक है। तो इसको करने का तरीका क्या होगा कि अगर मान लो मैं आपको ये कहूं कि ये जो हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है, इसका जो एरिया होगा उसके एरिया से, उसके एरिया से अगर मैं ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला और ये वाला एरिया, जो 4 एरियाज अगर मैं माइनस कर दूं तो पीछे क्या बचेगा हमारे पास, अनग्रेज्ड एरिया, ठीक है। इस स्क्वायर के एरिया से अगर मैं माइनस कर दूं 4 सेक्टर, जो सेक्टर ही तो है 4 सेक्टर अगर मैं माइनस कर दूं कितने कितने डिग्री के, 90 डिग्री के, 90 डिग्री रहेगा ना। अगर मैं 4 सेक्टर माइनस कर देता हूं 90 डिग्री के, तो 4 सेक्टर 90 डिग्री के इंटू पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी रहेगी, ये जो रेडियस है ये कितना हो जाएगा 14, क्योंकि टोटल 28 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 14, तो पाई आर स्क्वायर। तो ये आंसर होना चाहिए हमारे पास कि स्क्वायर का एरिया माइनस 4 सेक्टर, 1 2 3 4 सेक्टर माइनस किए 90 डिग्री के, और रेडियस कितना है 14 है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। समझ गए ना बात को। हाँ जी, अब बताओ अगर किसी का कोई डाउट है तो
आगे सॉल्व बाद में करते रहेंगे, पहले ये बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? हाँ ऑब्वियसली 1 सर्कल ही होगा, वो तो 90 इंटू 4 360 कैंसिल हो गया ना, तो पाई आर स्क्वायर ही बचेगा। हाँ देखो कर सकते हो, गलत नहीं है, लेकिन 4 सर्कल है ना, 4 यहाँ पे 90 डिग्री के बने हैं, इसीलिए एक सर्कल माना है। कल को अगर 3 आ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना, फिर एक सर्कल मानोगे गड़बड़ हो जाएगी। दिक्कत कहाँ आ रही है ये बताओ, कि 4 गुना 90/360 लिखने में क्या टाइम ज्यादा लग रहा है आपका जो एक सर्कल मानना है आपने? चलो पहले बात सुन लेता हूँ आपकी, क्या कहना चाह रहे हो आप? हाँ जी, सरबप्रीत बोलो, अनम्यूट कर लो अपने आप को, तो कहिए क्या डाउट है आपका? हाँ जी सरबप्रीत बोल यार। हाँ जी ध्रुव, आपने भी हैंड रेस करा था। हेलो, हाँ जी बोलिए। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ ਇੱਕ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਕ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ करना कि सर +2? इसमें देखो बच्चे, इसमें आर्क वाला क्वेश्चन कैसे आएगा पहले तो ये बताओ, आर्क वाला क्वेश्चन तो बनेगा ही नहीं ना इसमें। नहीं पर सर ਇਹ ਚ ਤਾਂ ਸੈक्टर ही बनूगा जी। हाँ जी, हाँ सेक्टर ही बनेगा ना, आर्क सर कहाँ लगाओगे, आर्क तो बनेगा ही नहीं। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਰ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਇੱਕ ਆਰਕ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੇ ਸਰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚ ਆਰਕ ਵਾਲੇ ਮੈਥਡ ਚ +2 ਆਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰ? +2 वाला कौन सा मतलब? ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਰਕਲ ਹੈ ਸਰ, ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੈਮੀ ਸਰਕਲ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਆ, ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਏਰੀਆ ਦਾ। अच्छा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਏਰੀਆ ਆਰਕ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰ ਆਰਕ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ? +2 ਆਰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ जी? हाँ वो ऐसे, वो सेम फॉर्मूला रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। क्योंकि सर आर उधर भी गए, आर मतलब अदर साइड दे भी गए। जो आपको मैंने बताया ना, वो जो आर्क अपॉन 2 इंटू रेडियस, ये वाला कह रहे हो ना आप, इसी की बात कर रहे हो? ਇਹ ਤਾਂ ਸਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਏਰੀਆ ਬਾय ਆਰਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਥੀਟਾ ਦਾ ਸੇਮ ਹੀ ਇਹ ਚ। हाँ ਚਲੋ ਸਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, मैं देख लूंगा उसको। ठीक है जी, कोई गल नहीं, ठीक है। तो चलिए देखो, ये चीज आपको पता चल गया, अब इसका एक और चीज देख लो और कैसे कर सकते हैं हम इसको सॉल्व ऐसे कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देखो जब 4 सर्कल की बात होती है ना, तो 4 इंटू 90 या 360 आपस में कैंसिल हो जाता है। तो जैसे आप कह रहे थे कि इसको क्या हम एक सर्कल मान सकते हैं, तो वो एक सर्कल ऑटोमेटिकली बन ही जाता है, ठीक है। तो इसको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक सर्कल मानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो एक सर्कल बना कहां से है। इन 4 ये जो सेक्टर्स है ना, इनको मिला के एक सर्कल बना है। अगर ये चीज आपको पता है तो आप एक सर्कल इसको मान सकते हो, ठीक है। अब फर्दर देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करूं, ये जो 28 का स्क्वायर है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 2 इंटू रेडियस का स्क्वायर, 2 इंटू रेडियस का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस कितना माना हुआ है 14, और 14 इंटू 2 कितना होगा 28, तो 28 के स्क्वायर को क्या मान लिया 2 इंटू रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे -22/7 इंटू जो 14 है ये रेडियस है, तो मैंने आर स्क्वायर ही लिख दिया, ठीक है, मैंने आर स्क्वायर ही लिख दिया। इसको मैं थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करूंगा इसको, ठीक है, ऐसे इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो 2r का स्क्वायर कितना होगा 4r स्क्वायर, 2r स्क्वायर कितना होगा 4r स्क्वायर, -22/7 r स्क्वायर। नेक्स्ट अगर मैं दोनों में से r स्क्वायर अगर कॉमन बाहर निकाल लेता हूं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4 - 22/7, r स्क्वायर बाहर कॉमन आ गया, ठीक है। 7 अगर एलसीएम आएगा तो ऊपर क्या बन जाएगा 28, तो 28 - 22 कितना होगा 6/7, और r स्क्वायर आगे आ जाएगा, ठीक है। यानी कि कुल मिला के बात इतनी है कि जब भी 4 सर्कल एक दूसरे के साथ अटैच्ड होंगे, तो उस केस में जो अनग्रेज्ड एरिया होगा, अनग्रेज्ड एरिया क्या होगा 6/7 r स्क्वायर, ठीक है। याद रख लो इस चीज को कि जो अनग्रेज्ड एरिया होगा, अनग्रेज्ड एरिया होगा इन केस ऑफ 4 सर्कल्स, इन केस ऑफ 4 सर्कल्स जो अनग्रेज्ड एरिया होगा वो क्या होगा 6/7 r स्क्वायर,
6/7 r²। मतलब आपको इन फ्यूचर इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल देखो कि जो आपको ये गिवन था ये 28 साइड थी, तो रेडियस कितना होगा 14 होगा। तो आप सिंपल ये लगाओ 6/7 इंटू 14 इंटू 14, तो आपका डायरेक्ट आंसर निकल आएगा 168 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी मीटर स्क्वायर जो भी है। समझ गए ना बात को। जो अनग्रेज्ड एरिया होगा 4 सर्कल के केस में, उसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास जी, उसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप मुझसे पूछ रहे हो कि बताओ 3 सर्कल वाला एग्जांपल कराओ, करवा दो। मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 41 देखो वही है, मैंने सब कुछ रखा हुआ है देखो असाइनमेंट में, आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप कह रहे थे कि है ना, जो आपका डाउट आया था कि 3 सर्कल वाला एग्जांपल करवा दो, अभी नहीं करवाऊंगा मैं। 41 क्वेश्चन को किसी ने नहीं छेड़ना, क्योंकि इसमें ट्राइंगल बन जाती है और ट्राइंगल अभी हमने करी नहीं है। तो 41 तो नहीं करना हमने, लेकिन 40th क्वेश्चन का मुझे आंसर बता दो। क्वेश्चन नंबर 40 का मुझे आंसर बताओ क्या रहेगा। और मैं चाहता हूं कि बिना पेन का यूज करे आपका आंसर आना चाहिए, बिना पेन का यूज करे सबका आंसर आना चाहिए। क्या आंसर होगा इसका मुझे जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 का, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए, शाबाश। सब आंसर दो, क्या आंसर रहेगा। ऑलरेडी रेडियस गिवन है इस क्वेश्चन में। वेरी गुड, समझ गए ना बात को, कि जहां 4 सर्कल एक दूसरे के साथ अटैच्ड होंगे, कॉइंस भी क्या होते हैं, सर्कल ही तो होते हैं। तो जो अनग्रेज्ड एरिया होगा वो क्या होगा 6/7 r²। तो रेडियस आपको 7 गिवन था, तो 6/7 इंटू 7 इंटू 7 करोगे, कैंसिल होगा तो आंसर आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो अनग्रेज्ड एरिया होगा वो होगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही देखो 3 कॉइंस का भी होगा, 2 का नहीं होगा, 2 में अनग्रेज्ड एरिया नहीं बनता, 3 का होगा या 4 का होगा। ठीक है, तो 3 वाला हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे जब मैं आपको ट्राइंगल्स करवाऊंगा। ठीक है, अब होमवर्क देख लो। देखो बेटा, फॉर्मूले याद रखना वैसे मुश्किल हो जाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, मैं आपको तरीका बताऊंगा ना इसका। अभी आपने पढ़ लिया, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो एक बार। ठीक है, क्वेश्चंस को आपको, क्वेश्चंस की ये जो लैंग्वेज है ना, ये आपके मन में होनी चाहिए कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जो फॉर्मूलाज होते हैं ना, जैसे आपका एग्जाम कल, मान लो आज परसों आपका एग्जाम है, तो आप आज ऐसा करो, एक बार सारे फॉर्मूले पढ़ लो एक बार बस, क्योंकि क्वेश्चंस तो आपको पता ही है कैसे आते हैं, आपको सिर्फ फॉर्मूले उसका देखना है। और बाकी मैं आपको एक चीज बता दूं कि मेंसुरेशन 2D और 3D को छोड़ के और कहीं भी आपको फॉर्मूले देखने को नहीं मिलेंगे। मैंने आपको रेशियो एंड परसेंटेज करवाया, कोई फॉर्मूला नहीं करवाया। सिंपल इंटरेस्ट में मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं करवाऊंगा, कंपाउंड में कोई फॉर्मूला नहीं होगा, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में कोई फॉर्मूला नहीं होगा। ठीक है, बस 2D 3D में फॉर्मूले होंगे बस। और बाकी मैं आपको एक चीज बता दूं कि 2018 में इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन जो पंजाब के जो एग्जाम्स है, अगर मैं उनके साथ कंपैरिजन करके देखूं, तो इसीलिए मैं आपको मेंसुरेशन करवा रहा हूं, क्योंकि अगर ये एग्जाम में आ गया तो 3-4 क्वेश्चन एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर रहना पड़ेगा आपको पहले से। ठीक है जी, तो आज की क्लास को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं। हमारा सर्कल हो चुका है, हमारा क्वाड्रिलेटरल हो चुके हैं। क्वेश्चंस आपने कैसे करने हैं देख लो, कि जो क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 30 तक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 30 तक है, इनको रहने देना। ठीक है, इनको आप छोड़ देना, एक्सेप्ट कर दो, एक्सेप्ट 21 to 30। बाकी सारे क्वेश्चन ट्राई कर लेना एक बार। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन ट्राई कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, जो आपके डाउट होंगे, मैं आपके डाउट जो है वो कल क्लास में लूंगा। तो प्लीज एक और रिक्वेस्ट है फिर से आपसे कि 10 बजे के बाद, मतलब रात को लेट नाइट को मैसेज मत किया करो, क्योंकि आपके पास ऑप्शन होती है कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाते हैं। मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मुझे 7 बजे ही क्लास लेनी पड़ती है। ठीक है ना, तो मुझे सोना होता है। प्लीज ये रिक्वेस्ट है आपके साथ। ठीक है, अदरवाइज मेरे पास एक ही ऑप्शन बचेगी कि जो मुझे लेट नाइट को मैसेज करेगा नंबर ब्लॉक कर दूंगा मैं सीधा। ठीक है, मैं सीधा नंबर ब्लॉक करूंगा, रिप्लाई तो भूल जाओ फिर। मैं कल भी देख रहा था, मतलब आज रात को भी मैसेज कर रहे हो आप, अभी कल भी बोला था आपको, तो ऐसे काम मत करो प्लीज। है, डाउट आपके जो है मैं आपकी क्लास में ही ले लूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, ब्लॉक में बोल ही रहा हूँ ना, कर नहीं सकता ना, अच्छा नहीं लगता। अब पेपर आपका 2 महीने बाद ही है।
ठीक नहीं लगती ना ये बात, डाउट अगर आपका रह जाए तो दिक्कत हो जाती है। थोड़ा पढ़ने का अपना शेड्यूल चेंज करो, ठीक है। डेटा ऑफ नहीं ना कर सकते बच्चे, कोई इमरजेंसी पड़ सकती है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में फिर। थैंक यू वेरी मच।